फोन पर सुधा ने तन्वी से बात की और बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। तन्वी सुधा की छोटी बहन है। उसने फोन पर सुधा से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उसके घर आ रही है। उसका आना सुधा को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वह सामान उठा कर इधर उधर पटक रही थी। उसको जब भी गुस्सा आता है वह डस्टिंग करते समय इतनी जोर जोर से फटका मारती है कि पड़ोस के लोगों के घरों तक आवाज जाती है। फिर मोटा डंडा लाती है और गेंदों को पीटना शुरू करती है, यानी कि धूल झाड़ती है। उसकी बिल्डिंग के लोग इसका बहुत मजाक बनाते हैं। आंटी हमेशा कहती है इतना जोर से गेंदों की धूल तो गद्दे बनाने वाले, रुई पिचने वाले भी नहीं झाड़ते। इसका तो बहुत नाटक है बाबा, और इसीलिए सुधा का नाम फटका वाली बाई रख दिया है बिल्डिंग के लोगों ने। वही सब कर रही थी कि उसके दोनों बच्चे कमरे में आए और पूछने लगे किसका फोन था मम्मी। तुम्हारी तन्वी मासी का, सुधा ने जवाब दिया। अच्छा कब आ रही है मासी, उसकी बेटी निशा ने पूछा। परसों सुबह आ रही है, सुधा ने खिन्न मन से कहा। अब सब शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। तन्वी को कैसे बिजी रखा जाए ताकि उसके बॉयफ्रेंड की बातें उसकी बहन को न पता चल सके। इसी उधेड़बुन में सुधा का एक दिन निकल गया। वह अंदर से उसके आने से खुश न थी, लेकिन वह ये बात जता भी नहीं सकती थी। अगले दिन तन्वी सुधा के घर पहुंच गई। वह अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आई थी। कुछ सामान उसका था और कुछ सुधा व उसके बच्चों के लिए। आते ही वह सुधा से गले लगती हुई बोली, कैसी हो दीदी। मैं ठीक हूँ, सुधा ने कहा। चलो सामान लेकर अंदर चलते हैं, बैठकर बातें करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, तन्वी ने कहा। एक काम करो तन्वी, तुम अपना सामान निशा और पिंटू के रूम में रख दो। वह क्या है न कि 2 बेडरूम है, एक मेरा और एक पिंटू व निशा का, इसलिए तुमको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, मैं बच्चों के साथ रूम शेयर कर लूंगी, आप किसी भी तरह की चिंता मत करो, तन्वी ने कहा। अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और तन्वी बाथरूम में चली गई। जब तक तन्वी फ्रेश होकर आई सुधा ने चाय बना ली। उसको पता था कि तन्वी को चाय बहुत पसंद है। दिन में कितनी बार भी चाय को पूछो वह हाँ ही बोलेगी। उसके साथ उसने बिस्कुट भी एक प्लेट में निकाल लिए थे। नाश्ता बनाने के झंझट में वह पढ़ना नहीं चाहती थी। नाश्ता बनाने में काफी वक्त लग जाता और वह पाठक अंकल से बात न कर पाती। मिस्टर पाठक उसकी कॉलोनी में ही रहते हैं। उस बिल्डिंग से 2-3 बिल्डिंग छोड़कर उनका घर है। वे प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 6 महीने पहले उनका रिटायरमेंट हुआ है। वे काफी आशिक मिजाज हैं। अंकल कहने पर वे चिढ़ जाते हैं, इसलिए कॉलोनी के बच्चे उनका मजा लेते हैं और अब सभी लोग उन्हें अंकल कहकर ही बुलाते हैं। इस तरह उनका नाम पाठक अंकल ही पड़ गया। वे अपने को अभी भी नवयुवक ही समझते हैं। 1-2 बार एक किराने की दुकान पर उनकी सुधा से मुलाकात हुई। जान पहचान बढ़ने लगी। फिर तो रोज किसी न किसी बहाने मिलने लगे। कभी वॉकिंग के बहाने, सब्जी फ्रूट लाने के बहाने मुलाकातें होने लगी। सुधा साधारण नयनक्ष की महिला थी। गोरा रंग, सामान्य कद का थी, लेकिन अपने को मिस वर्ल्ड ही समझती थी। पुरुषों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, इसमें उसको महारत हासिल थी। उसके लटके झटके और अन्य प्रदर्शन करते कपड़े, उसके पहनावे के कारण पुरुष उसको घूरते थे। पाठक अंकल तो वैसे भी रंगीन मिजाज थे। दोनों के बीच अफवाह हो गया और दोनों व्हाट्सएप पर दिन भर चैटिंग करते। फोन पर बातें होती जैसे कि वो किशोरावस्था की प्रेमी प्रेमिका हो। पाठक अंकल भूल गए थे कि वे 60 वर्षीय अधेड़ हैं और जिसके प्रेम में पड़े हैं वो उनसे 15 साल छोटी 2 बच्चों की माँ है। वहीं दूसरी ओर सुधा 7वें आसमान पर थी। यथार्थ की दुनिया से बेखबर, समाज की परवाह किए बिना सही और गलत से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी नजर में जो ठीक है उसी को वह सही मानती थी, चाहे फिर वह गलत ही क्यों न हो। तन्वी अपने साथ दीदी, जीजाजी और बच्चों के लिए जो सामान लाई थी वो उसने सुधा को दे दिया। सामान देखकर बच्चे और सुधा खुश हो गए। फिर अचार का डब्बा देते हुए तन्वी बोली, आपको आम का अचार बहुत पसंद है न, इसलिए खास मैं आपके लिए बना कर लाई हूँ। अरे हाँ, अच्छा हुआ तू लेकर आ गई, मैं तुझसे बोलने वाली थी कि अचार लाना। तेरे हाथ के बने अचार की तारीफ तो तेरे जीजाजी भी करते हैं, सुधा बोली। फिर तन्वी ने घर के सभी लोगों के बारे में बताना शुरू किया। मामा जी के पैर की हड्डी टूट गई थी, वे इंजेक्शन लगवाने से कैसे घबरा रहे थे। सब किस्से हंस हंस कर बता रही थी, लेकिन सुधा का मन उसकी बातों में जरा भी नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि समीर का मैसेज आया होगा, अभी वह होटल पहुंच गया होगा। उसने कहा था कि होटल पहुंचने के बाद मैसेज करेगा, मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल करेगा। फिर पाठक अंकल का भी मैसेज हो सकता है, लेकिन वह अभी तन्वी के सामने मैसेज कैसे चेक करे। इसी दुविधा में वह मने मन से उसकी बातें सुन रही थी। समीर सुधा की बिल्डिंग में ही रहता था। कई बार लिफ्ट में एक साथ जाना आना होता था और फिर एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण जल्दी ही जान पहचान हो गई थी। सुधा और समीर के बीच ये जान पहचान जल्दी ही अफेयर में बदल गई। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। उसकी तनख्वाह अच्छी थी। लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, फ्रेंच कट दाढ़ी, गोरा रंग, बहुत आकर्षक चेहरा था। उसको पहली नजर में देखते ही सुधा उस पर फिदा हो गई थी। उसकी बातचीत का तरीका भी बहुत प्रभावशाली था। आसानी से कोई भी उससे प्रभावित हो जाता था।
शुरू शुरू में तो उसने सुधा पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुधा तो जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। उसकी सुबह ऑफिस जाने के समय वॉकिंग के बहाने निकलती, उसको गुड मॉर्निंग विश करती, रात को भी उसके ऑफिस के आने के समय नीचे पैसेज में बैठकर उसका इंतजार करती और बात करने के बहाने ढूंढती रहती। समीर की पत्नी मायके गई तो जैसे सुधा के हाथ में खजाना लग गया। इसी मौके का उसने फायदा उठाया और समीर को अपने घर कॉफी पर इनवाइट किया। फिर तो ये रोज का सिलसिला हो गया। उसको इम्प्रेस करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो कितनी मॉडर्न है, वेस्टर्न आउटफिट पहनने लगी। हमेशा ऐसे कपड़े पहनती जिसमें हद से ज्यादा अनप्रदर्शन रहता। समीर धीरे धीरे समझने लगा था कि सुधा उस पर फिदा है, वह क्या चाहती है। वही भी समझ रहा था पुरुष तो आखिर पुरुष ही होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। अगर औरत ही आगे होकर पुरुष पर डोरे डाले, देह समर्पण करे तो पुरुष क्यों पीछे हटेगा। उनका यह अफेयर शारीरिक संबंधों में तब्दील हो गया। समर ऑफिस से जल्दी आता और अपने घर जाने के बदले सुधा के घर पर रुकता। एक तरफ समीर अपनी पत्नी काव्या को धोखा दे रहा था, वहीं दूसरी ओर सुधा अपने पति को। दोनों ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी थी। न किसी बात की चिंता थी, न समाज की फिक्र। दोनों अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। समीर जब सुबह ऑफिस जाता तो बालकनी में आकर उसको बाय करती और रस्सी पर टंगी टॉवल के पीछे खड़ी रहकर उसको फ्लाइंग किस देती। शाम को बालकनी में खड़ी रहकर उसके आने का इंतजार करती। शाम के खाने की तैयारी 4 बजे से शुरू कर देती थी ताकि समीर के घर आने पर वह किचन के कार्यों से मुक्त हो सके। धीरे धीरे उसकी बिल्डिंग के लोगों को भी पता चलने लगा। वह कहते हैं न इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। लोग सुधा को देखते ही खुसुर फुसुर शुरू कर देते, लेकिन सुधा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। तन्वी के आ जाने की वजह से वह समीर को बाय भी नहीं कर पा रही थी। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। समीर और पाठक अंकल के मैसेज आने पर उनका समय पर जवाब न दे पाती थी। तन्वी के ऊपर किचन की जिम्मेदारी छोड़कर वह उनसे बात करती थी। पाठक अंकल कितने चिपकू हैं और मूर्ख भी। मैंने बोला है कि टाइम मिलने पर मैं खुद उनको कॉल करूंगी, फिर भी मैसेज करके कॉल करके परेशान करते रहते हैं। उनको तो कोई काम धंधा नहीं है, रिटायर जो है वे। सुधा मन ही मन में झल्ला पड़ी। उधर तन्वी महसूस कर रही थी कि जब से वह आए है दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। पता नहीं उसका आना दीदी को अच्छा लग रहा है या नहीं। सुधा पूरे दिन या तो चैटिंग करती या फोन पर बात करती रहती। तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुधा के साथ जब वह खाना बनवाने में मदद कर रही थी तभी उसने सुधा से कहा, दीदी कल संडे है, जीजाजी भी घर पर ही रहेंगे, क्यों न हम मूवी देखने चलें, फिर डिनर भी किसी अच्छे होटल में करके आएंगे। तन्वी अपनी बात खत्म करती इसके पहले सुधा के पति किचन में आ गए। बोले क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में, जरा हम भी तो सुने। तन्वी ने कहा कुछ नहीं जीजू, मैं दीदी से कल मूवी देखने की बात कर रही थी। नेकी और पूछ पूछ। सुधा के पति ने कहा कल हम सब मूवी देखने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के बारे में मैं पिंटू और निशा को भी बता कर आता हूँ, दोनों ये सुनकर खुश हो जाएंगे। दूसरे दिन सब लोग मूवी देखने गए। उसके बाद डिनर किया। फिर पिंटू ने कहा पापा आइसक्रीम भी है। आइसक्रीम खाते खाते खूब गप्पे मारी, बहुत एंजॉय किया। घर पर आने के बाद भी सुधा और तन्वी की बातें खत्म नहीं हुई बल्कि और 1 घंटा जारी रही। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे तन्वी सोच रही थी कि कितनी अच्छी फैमिली है दीदी की। जीजाजी भी कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं वे जीजी और बच्चों का। हमारे यहाँ जब दीदी आती है तो उन्हें छोड़ने आते हैं और जब लेने आते हैं तो भी 10-15 दिन रुकते हैं। हम सब खूब सैर सपाटा करते हैं। पीयूष भी दीदी जीजाजी के आने पर छुट्टी ले लेते हैं, कितना मजा आता है। दूसरे दिन जब तन्वी उठी तो देखा टीवी पर प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन दीदी का कोई अता पता नहीं है। उसने सोचा शायद बालकनी में होंगी। ये सोचकर वह बालकनी में गई, लेकिन वहाँ वे नहीं थी। फिर सोचा सामान लेने नीचे गई होंगी, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद है, इसका मतलब वे घर में ही है। फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर गई। वह बाथरूम के दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, उसके अंदर से बात करने की आवाज आ रही थी। वो दरवाजे के नजदीक पहुंची तो दीदी किसी से कह रही थी कि अरे बहुत मुश्किल से टाइम मिला है बात करने का, अभी सब सो रहे हैं। दूसरी तरफ फोन पर कौन था तन्वी नहीं समझ पा रही थी। क्या करूं मैं, मेरी बहन है वो, उसको आने के लिए मना नहीं कर सकी। उधर से किसी के पूछने पर दीदी बोली 10-15 दिन तो रुकेगी तन्वी, बस थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं समय निकाल कर आपको कॉल करूंगी, ओके बाय। ये सब कहकर सुधा ने फोन रख दिया। इतनी सुबह कौन दीदी को कॉल कर रहा है, तन्वी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुधा बेफिक्र होकर पाठक अंकल से बात कर रही थी। बाथरूम के दरवाजे के बाहर तन्वी खड़ी उनकी बातें सुन रही है। इसका अंदाजा सुधा को नहीं था। वह जैसे ही बाहर आई तन्वी को खड़ा देख सकपका गई। किससे बात कर रही थी दीदी, तन्वी के अचानक पूछने पर सुधा हड़बड़ा गई। किसी से नहीं, सुधा ने नजरें चुराते हुए कहा। झूठ मत बोलो दीदी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है।
आप किसी से कह रही थी कि उसको आने से मना नहीं कर सकी। आप यदि मना कर देती तो मैं न आती दीदी। वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा और आप छिप छिप कर किससे बातें करती हैं। मुझे किचन में छोड़कर आप बीच बीच में चली जाती हैं। फुर्सत के समय भी आप मोबाइल पे चैटिंग करती रहती हैं। कुछ तो है जो आप छिपाने की कोशिश कर रही हैं। सच बताओ दीदी, कहीं आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा न किसी के साथ? तन्वी ने सवालों की झड़ी लगा दी। सुधा की पोल खुल चुकी थी। तन्वी से अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसको सच बताना ही सुधा को ठीक लगा। उसने कहा, मैं पाठक अंकल से बात कर रही थी, उनके साथ मेरा अफेयर चल रहा है। 8 साल हो गए हैं। यह क्या कह रही हो दीदी? तन्वी ने आश्चर्य से पूछा। मैं सच कह रही हूँ तन्वी, सुधा ने कहा। ये हैंडबैग देख रही हो न तुम, इसे उन्होंने ही दिलाया है। ब्रांडेड कपड़े, जूते, हैंडबैग, परफ्यूम, गॉगल्स, मोबाइल और यहाँ तक कि पिंटू और निशा के पास जो लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन, हैंडीकैम है वे भी उन्होंने ही दिलाए हैं। ब्रांडेड टी शर्ट भी। ये सुनकर तन्वी अवाक रह गई। तुम्हारा सिर्फ अफेयर है या इससे भी ज्यादा कुछ? और तन्वी ने पूछा। मेरे उनके साथ शारीरिक संबंध भी है। वे तो जैसे मेरे पर लट्टू है। मैं जिस चीज की भी डिमांड करती हूँ वह मुझे मिल जाती है। बहुत पैसा है उनके पास और वे उसका दिखावा भी बहुत करते हैं। बस इसी चीज का मैं फायदा उठाती हूँ। सुधा ने कहा, तुझे विश्वास नहीं हो रहा होगा, अभी उनसे मैंने बात की है। अगर मैं उनको फिर मिस कॉल देती हूँ 2 मिनट में ही उनका फोन आ जाएगा। और सचमुच 1 मिनट में ही पाठक अंकल का फोन आ गया। सुधा ने जल्दी से फोन उठाकर कहा, वह गलती से आपको लगा दिया फोन? अच्छा डार्लिंग, मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, और फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद सुधा जोर जोर से हंसने लगी। उसको यूँ हंसती देख तन्वी को बड़ा अचरज हुआ। दीदी तुम अचानक हंस क्यों रही हो? इस पर सुधा ने कहा, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। उनको लगता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम उनसे प्यार नहीं करती दीदी? तन्वी बोल पड़ी। सुधा ने कहा, नहीं, मैं उनके साथ प्यार का नाटक करती हूँ। तुझे मालूम है मुझे ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है। महंगे कपड़े, जूते, बस आदि जो तेरे जीजाजी नहीं दिला सकते। पाठक अंकल आशिक मिजाज हैं। लड़की देखी नहीं कि फिसल गए, बस इसी का मैंने फायदा उठाया और मेरे जाल में आसानी से वे फंस गए। प्यार व्यार कुछ नहीं है मुझको उनसे। बड़ा व बाहर को निकला हुआ पेट, गंजापन, बेडौल शरीर, मेरा उनके साथ कोई मेल नहीं है। मुझे तो महंगे महंगे गिफ्ट से मतलब है जो वे मुझे दिलाते रहते हैं। वे भ्रम में जी रहे हैं और मैं अपना मतलब सिद्ध कर रही हूँ। सुधा ने सपाट लहजे में कहा। उनकी बातें सुनकर तन्वी आश्चर्य से भर गई। कितनी लालची और स्वार्थी है उसकी बहन, मन ही मन सोचने लगी। वह कुछ बोलती उसके पहले पिंटू और निशा कमरे में आ गए। फिर तन्वी नहाने चली गई। तन्वी 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी कि दीदी सुबह से लेकर रात के सोने तक उनके घर के सामने वाले फ्लैट की निगरानी करती हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यदि कोई आया है तो कितनी देर रुका है, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच क्या बातचीत हो रही है, उसको भी सुनने की कोशिश करती। बातें सुनने के लिए वे जो भी काम कर रही होती उसे वैसे ही छोड़ बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती और बातें सुनती। अगर चाय भी पी रही हो तो वे ऐसे व्यक्ति की सामने वाले फ्लैट में हो रही गतिविधियां देखी जा सके। तन्वी दीदी के इस रवैये से हैरान थी। आखिर दीदी को उस फ्लैट में रहने वालों से क्या लेना देना है? इतनी दिलचस्पी क्यों है? दीदी जैसे लोग ही सच्ची झूठी बातों में मिर्च मसाला लगाकर अफवाहें फैलाते हैं। दीदी का तो यह नया रूप देखने को मिल रहा था उसको। वह सोचने लगी कि अपने घर पर ध्यान देने के बदले दूसरों के घर में ताक-झांक करना क्या दीदी को शोभा देता है। तन्वी अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी सुधा उसके पास आए और बोली, तन्वी नाश्ते के लिए शक्करपारे बना लेते हैं, चाय के साथ अच्छे लगते हैं खाने में। हाँ दीदी सही कह रही हो, तुम मुझे सब सामान दे दो, मैं शक्करपारे बनाने की तैयारी करती हूँ। सुधा सब सामान तन्वी को दे रही थी तभी किचन में पिंटू आया और बोला, मम्मी वह तोंदू का फोन आया है, मैंने फोन होल्ड पर रखा है, जल्दी चलो बात करने। आटा गूंधते गूंधते तन्वी पलटी और बोली, ये तोंदू कौन है? अरे वही टिकलू अंकल, उसी को तोंदू कहते हैं हम। पिंटू ने कहा, मम्मी तुम जल्दी आओ, ये कहकर वह चला गया। तन्वी ने सुधा से पूछा, दीदी ये तोंदू टिकलू किसके नाम रखे हैं तुमने? इस पर सुधा ने हंसते हुए कहा, वही बुद्धू चृण, पाठक अंकल, रसिक बलमा, और जोर जोर से वह हंसने लगी। उसकी बातें सुनकर तन्वी को भी हंसी आ गई। फिर वह बोली, क्या दीदी तुमने अपने बॉयफ्रेंड के क्या क्या फनी नाम रखे हैं? ये सुनकर सुधा खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, आती हूँ बात करके। तन्वी अपने बेटे आयुष और बेटी पूर्वी से बात करना चाहती थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। पूरे दिन वह दीदी के साथ किचन में हाथ बटाती थी। फिर कोई नाश्ता बनाना हो तो दीदी उस पर छोड़कर चली जाती और आधा घंटा पौने घंटे के बाद आती। कभी कभी नहीं आती और सोफे पर आराम करती रहती। वह अभी मोबाइल पर नंबर डायल कर रही थी, तभी उसने देखा दीदी ने धीरे से पिंटू से कुछ कहा और पिंटू चप्पल पहनकर तेजी से घर से बाहर चला गया। 10-12 मिनट बाद वह वापस आया और दीदी को इशारे से कुछ कहा। जवाब में दीदी ने सिर हिलाया और ओके कहा। दीदी के घर का माहौल तन्वी को अजीब लग रहा था।
क्या खिचड़ी पक रही थी, उसकी समझ के बाहर था। सच पूछो तो वह जानना भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों से वह जो कुछ भी देख वो सुन रही थी। जो कोई भी देखता या सुनता वह यही कहता कि दीदी के घर का माहौल बहुत खराब है, किसी चीज में अनुशासन नहीं था। तन्वी आयुष को फोन लगा रही थी लेकिन लग नहीं रहा था। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। थोड़ी देर बाद फोन लगाऊंगी यह सोचकर तन्वी ने मोबाइल टेबल पर रख दिया। उसने दीदी की तरफ देखा। वे अभी भी पाठक अंकल से बात करने में व्यस्त थी। काफी देर तक उनकी बातें चलती रही। पाठक अंकल से 1-1.5 घंटा बात करने के बाद फाइनली दीदी ने बाय कहा और तन्वी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तन्वी ने सुधा से पूछा, दीदी इतनी देर तक क्या क्या बातें करती हो? चलो थोड़ी तो रोमांटिक बातें होती होंगी मान लिया, लेकिन और कौन सी बातें करते हो आप लोग? आप तो सुबह से लेकर रात के सोने तक बात करती हो। हर घंटे तुम चैटिंग करती हो। पूरे दिन में 5 से 6 बार फोन पर बात होती है, इसीलिए पूछ रही हूँ। इस पर सुधा बोली, अरे तू नहीं जानती, इस बुद्धूचुन को पता नहीं किसी और औरत से चक्कर न चला ले, इसलिए पूरे दिन इसी बहाने उस पर निगरानी रखती हूँ। उससे घर की सब बातें पूछती रहती हूँ। उससे उसकी दिन भर की दिनचर्या का पता चल जाता है। वे भी मुझसे छोटी से छोटी बातें शेयर करते हैं। कितना बैंक बैलेंस है, उनकी बहन को राखी पर क्या गिफ्ट दिया, वे कहाँ जाने वाले हैं, कब आएंगे, सब बातें मुझे मालूम होती हैं। यहाँ तक कि वे मुझसे सलाह भी लेते हैं। मैंने अपनी उंगलियों पर उनको नचा रखा है। मैं फोन करूं और वे फोन न उठाएं, इतनी मजाल नहीं है उनकी, इसीलिए उनकी पल पल की खबर रखती हूँ। वह कहते हैं न बंदर बूढ़ा हो जाए तो क्या गुलाटी खाना नहीं भूलता। उनको लगता है मैं उनकी कितनी परवाह करती हूँ, उनसे कितना प्रेम करती हूँ। लेकिन ये तो एक दिखावा है तुम्हारा, है न दीदी? तन्वी तपाक से बोली। हूँ, और सुधा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। तन्वी ने फिर पूछा, उनकी फैमिली नहीं है क्या? उनकी फैमिली है, सुधा ने जवाब दिया। 2 बच्चे हैं, दोनों विदेश में रहते हैं। उनकी वाइफ वेल एजुकेटेड है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। सुधा पाठक अंकल के बारे में बता रही थी, तभी निशा कमरे में अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढती हुई आ गई। उसको देखते ही सुधा ने निशा से पूछा, अरे तूने लिस्ट बना ली है न? तुझे बर्थडे पर क्या क्या चाहिए? थोड़ा महंगा ही पसंद किया है न तूने? और सुन, पाठक अंकल को फोन करके लिस्ट का सामान लिखवा दे या फिर व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज दे। इस पर निशा ने कहा, यह आप जाने कितनी बार मुझे बोल चुकी हूँ, मैंने लिस्ट बना ली है। पाठक अंकल को ही फोन करने जा रही थी तभी पता चला मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं है। मैं फोन चार्ज होते ही उनको कॉल कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करना उनसे, थोड़ी लच्छेदार, समझ गई न? सुधा ने निशा से कहा। निशा ने कहा, हाँ मम्मी सब मालूम है मुझे कैसे बात करनी है उनसे। हर बार तो बताती हो, ये बोलना वह बोलना, कोई पहली बार थोड़ी न लिस्ट दे रही हूँ। निशा और सुधा की बातें चल ही रही थी तभी सुधा के फोन की रिंगटोन बज उठी। सुधा ने फोन उठाया और बोली, समीर 5 मिनट रुको न प्लीज, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई कॉल यू लेटर। ये कहकर सुधा ने फोन रख दिया। उसने निशा को कुछ समझाया, फिर निशा चली गई। फिर सुधा ने समीर से करीब 45 मिनट बात की। बात करते करते बीच में हंस भी रही थी। तन्वी सोच रही थी कि यह भी कोई बॉयफ्रेंड ही होगा दीदी का, तभी तो दूसरे कमरे में जाकर बात कर रही है, वह भी इतनी देर से। समीर से बात करके सुधा फिर से तन्वी के पास आकर बैठ गई। बहुत खुश लग रही थी। तन्वी से रहा नहीं गया और उसने सुधा से पूछ लिया, समीर भी आपका बॉयफ्रेंड है दीदी? हाँ रे, मुझ पर जान छिड़कता है, तुझे पता है। वह मेरे लिए ब्रांडेड हैंडबैग ला रहा है, मुझसे पूछ रहा था कि किस कलर का लाऊं और भी बहुत सारे गिफ्ट ला रहा है मेरे लिए। मैंने उससे एक ब्रांडेड टी शर्ट भी मंगवाई है जिस पर हॉट बना हुआ हो। वह बोला लेकर आऊंगा। ये बातें सुधा इतरा कर बता रही थी जैसे उसने कोई महान काम किया हो जिसके लिए उसको पुरस्कार मिल रहा हो। कौन है ये समीर और क्या करता है? तन्वी ने पूछा। हमारी ही बिल्डिंग में रहता है, मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, दिल खोल कर खर्च करता है, मेरे बिना वह रह नहीं सकता, सुधा ने कहा। तन्वी ने पूछा, विवाहित है या अविवाहित? इस पर सुधा ने कहा, विवाहित है, उसके 2 बच्चे भी हैं, मेरे से 10-11 साल छोटा है। उसकी वाइफ जॉब करती है या हाउसवाइफ है? तन्वी ने पूछा। सुधा ने कहा, वह हाउसवाइफ है, काव्या नाम है उसका, पढ़ी लिखी है और तो और सुंदर भी बहुत है, बहुत मॉडर्न है। तन्वी बोली, अजीब इत्तेफाक है ना दीदी, आपके दोनों बॉयफ्रेंड की वाइफ पढ़ी लिखी और सुंदर है। समीर तुमसे 10-11 साल छोटा है, उसकी उम्र करीब 34 वर्ष है, जवान लड़का है, भले ही उसकी शादी हो गई हो लेकिन उसमें मैच्योरिटी की कमी है। इस उम्र के लड़के घूमना फिरना और मौज मस्ती में विश्वास रखते हैं। ताज्जुब तो मुझे पाठक अंकल पर हो रहा है। उनकी तकरीबन 35 साल की गृहस्थी है, अच्छा भरा पूरा परिवार है, उनकी पत्नी भी सुंदर और पढ़ी लिखी है। आप दिखने में एकदम साधारण हो, उनकी उम्र भी बड़ी है, जिंदगी का काफी अनुभव रहा होगा, काफी मैच्योर भी होंगे, फिर उनको तुम जैसी साधारण दिखने वाली लड़की से अफेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी सुशील और कुशल गृहिणी होंगी। अच्छी पत्नी न हो तो इतनी लंबी शादी टिकना नामुमकिन है।
मैं तुमसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाठक अंकल की जिंदगी में आने वाली तुम पहली औरत नहीं हो। आपसे पहले भी उनके कई अफेयर रहे होंगे, तभी तो सिर्फ 2-3 मुलाकातों में ही तुम्हारा अफेयर हो गया। जैसे वे तुम्हारे पहले बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी तुम्हारे कई बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। वैसे ही तुम उनकी पहली प्रेमिका नहीं हो सकती। ये तू क्या कह रही है? सुधा ने तमक के कहा। इस पर तन्वी बोली, मैं सही कह रही हूँ दीदी। दोनों की सुंदर पढ़ी लिखी पत्नी होने के बावजूद वर्षों से उन्होंने तुम्हारे साथ चक्कर चला रखा है, अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं। समीर और पाठक अंकल चरित्रहीन पुरुष है, या यूँ कहूँ ठरकी है तो गलत नहीं होगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न तो मुझे उन दोनों से प्रेम है और न ही मुझे शादी करनी है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझे तो सिर्फ गिफ्ट और पैसों से मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मूवी देखने को मिल जाती है, बड़े बड़े होटलों में डिनर लंच करने को मिलता है, ब्रांडेड कपड़े और जो चाहो वह मिल जाता है। मुझे ऐसी ही ऐशोआराम की जिंदगी चाहिए थी। इतना ही नहीं, मुझे जितने पैसे चाहिए मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ तक कि जब मैं मम्मी पापा से मिलने आती हूँ तो कैब के किराए से लेकर आने जाने का टिकट भी अंकल करके देते हैं। मैं सिर्फ एक बार बोलती हूँ और सब काम हो जाता है। मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में पाठक अंकल आ जाते हैं। थोड़ी झूठी तारीफ कर देती हूँ, बस तारीफ सुनकर वे 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं। मैं उनको आसानी से मूर्ख बना देती हूँ और मेरा काम हो जाता है। उनको लगता है कि सचमुच वे महान इंसान है। ये सब कहकर सुधा हंसने लगी। तन्वी और सुधा बातें कर रहे थे, तभी डोरबेल बजी। सुधा ने उठकर दरवाजा खोला। सामने खड़ी लेडी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। आगे की कहानी आप भाग 2 में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।